नमस्ते, मैं डॉली सारस्वत अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के लाइव सेशन में। आज हम बात करेंगे पॉजिटिविटी के बारे में, जिसको सरल भाषा में बोला जाता है सकारात्मक सोच। वो सकारात्मक सोच जो हमें दिनचर्या की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें एक ऊर्जा प्रदान करता है और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। और आज इसी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है मिस पूजा पुष्करना, साइकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद से। वेलकम मैम। मैम, जैसा आज हमारा लाइव सेशन का टॉपिक हमने लिया है कि हम हमारी पॉजिटिविटी यानी हमारी सकारात्मक सोच को ऐसी कोविड-19 जैसी महामारी में और क्वारंटाइन पीरियड में किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, तो मेरा सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पॉजिटिविटी क्या है और मेंटल हेल्थ से इसका क्या रिलेशन है? ओके, पॉजिटिविटी क्यों हमें बढ़ानी चाहिए इस दरमियान, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि हम इम्यूनिटी की बातें कर रहे हैं। आप जितने भी मैसेजेस सुनते हैं वो कहते हैं आप प्लीज़ ये खाइए, विटामिन सी खाइए, गर्म पानी पीजिए, हेल्दी फूड खाइए, जिससे आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ होगी। बट मेंटल हेल्थ में पॉजिटिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे इस समय, तब आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, जो आपको आपके डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए आपकी मदद करेगी। एट द सेम टाइम, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपको वो डिज़ीज़ भी कम लग सकती है। इसीलिए पॉजिटिव सोच रखना इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिव सोच रखने से हमारी बॉडी में, एक नॉर्मल टर्म में मैं बताती हूँ, पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट करती है हमारी बॉडी, जिससे हमें लड़ने की क्षमता मिलती है। जी मैम, जब हम कोविड-19 की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है। बच्चा हो, कोई जवान हो या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, सभी को ये सामान्य तौर पे इफ़ेक्ट कर सकता है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों की, जो 6 साल तक के बच्चे हैं। बच्चों में जाहिर सी बात है, क्वारंटाइन का टाइम है, लॉकडाउन है, घर में सब बंद है, ऐसे में उनको डर भी है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सकारात्मक सोच में कुछ बाधा आ रही है? ओके, हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वो सिम्टम्स पहले देखें। जो बच्चे छोटे हैं, 6 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने अभी सिर्फ बोलना सीखा है, जो अभी आपको एक्सप्रेस कर नहीं बता सकते कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उन बच्चों में जनरली आप नोटिस करेंगे कि एक तो उनका स्लीप पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। वो बच्चे जनरली खाना ठीक तरह से नहीं खाएंगे, ठीक वक्त पे नहीं खाएंगे, या किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पे चिड़चिड़े हो जाएंगे, हर छोटी बात पे आपसे लड़ेंगे। और वो बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कभी कभी देखा जा सकता है। ये जनरली हम सिम्टम्स उन छोटे से बच्चों में नोटिस करते हैं। जी, जब 6 साल तक का बच्चा है, वो तो जो भी उसके मन में आया वो तो कर देगा, बट माता पिता के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग का टाइम है, घर के अंदर उन बच्चों को संभालना। ऐसे में हम ये जो भी सिम्टम्स आपने अभी हमें बताए, इनको किस तरीके से घर में रह के जो माता पिता इनको पहचान सकते हैं और इनको हम घर में ही मैनेज कर सकते हैं? ओके, अब इम्पॉर्टेंट है कि अब हमें ये पता चल गया है कि ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जिस पे हमने ध्यान देना है कि बच्चा रो बहुत ज़्यादा रहा है, बच्चा खाना ठीक तरह से नहीं खा रहा है, बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, चिड़चिड़ापन है। अब हम इनके लिए उन बच्चों के माता पिता होकर क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी दिनचर्या वैसे ही रखें जैसे नॉर्मल दिनों में थी। हम उसी तरीके से ड्रेसअप हों, जिस तरीके से अगर आप बिंदी लगाते हैं, या अगर मैं बिंदी नहीं लगाती तो मैं वो ना लगाऊं, ताकि जब बच्चा हमें देखता है कि हम ठीक हैं तो बच्चे को ये फीलिंग आती है कि नहीं, सब कुछ सुरक्षित है। जब बच्चा हमें देखता है कि नहीं, आज हम ठीक नहीं हैं, हमने ठीक तरह से कपड़े नहीं पहने हैं, या हम उदास हैं, हमारे बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो बच्चा ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं, आप उनके साथ पीकअबू गेम खेल सकते हैं, जिसमें आप कहीं छुप जाएं, फिर वो फिर थोड़ी देर के बाद बच्चे के सामने आ जाएं।
बच्चा जो फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है, कभी हंसने का, कभी रोने का, आप उसके साथ वो एक्सप्रेशंस कॉपी कर सकते हैं, ताकि एक तो उससे बच्चा अपना इमोशन क्या है उसको समझेगा, क्योंकि जब आप उसके साथ वो इमोशन बनाएंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा, जब मैं हंसता हूँ तो मम्मी के चेहरे पे भी एक हंसी आती है, जब मैं रोता हूँ तो मम्मी भी इस तरीके से उदास हो जाती हैं, तो वो भी अपने इमोशंस को समझ सकेगा। आप बच्चों के साथ, आपके घर में कटोरियाँ होती हैं, उनको कह सकते हो कि चलो एक कटोरी के ऊपर दूसरी कटोरी हम रख कर पिलर बना सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं उसका। बच्चों के साथ आप चमचा, और जैसे मोदी जी ने एक दिन कहा था कि चलो आज हम सब लोग मिलकर तालियां बजाते हैं, तो आप बच्चों को लेकर उनको एक चमचा दे दीजिए और थाली दे दीजिए और कहिए कि चलिए आज हम इसको बजाते हैं। बच्चों को आप म्यूज़िक भी सिखा सकते हैं कि आप एक छोटे से ग्लास में 2-3 ग्लासेस में डिफरेंट लेवल्स का पानी भरकर उसको बजाइए, तो उससे अलग अलग किस्म के रिदम्स आते हैं। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर कर हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को इंगेज रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जैसा मैम आपने बताया, मतलब घर के अंदर रहकर भी हम एक छोटा सा घर बच्चों के साथ मिलकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कि हमने ये 6 साल तक के बच्चों की बात करी, जो बच्चे 6 से 10 साल तक की उम्र के होते हैं उनके अंदर ये लक्षण कैसे पता लगा सकते हैं? ओके, उन बच्चों के अंदर भी सबसे पहले ये लक्षण आते हैं, जैसे कि वो बच्चे भी सोना ठीक तरह से सो नहीं पाते हैं, वो बच्चों की भी भूख के बारे में कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ पे मैं एक इंसिडेंस शेयर करूँगी। अभी मेरी फ्रेंड्स ने कुछ दिन पहले मेरे साथ शेयर किया था। उसका बेटा है, वो जिस दिन क्वारंटाइन शुरू हुआ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आने लग गया हर आधे घंटे के बाद, मम्मी मुझे भूख लग रही है। उसने कहा पहले तो मुझे लगा कि सही में उसको भूख लग रही है, तो मैं उसको खाना देती रही। कहती है फिर मैंने सोचा कि अगर वो स्कूल होता तो क्या उसको इतना खाने की भूख लगती। तब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, उसको खाने की वजह से भूख नहीं लग रही है, उसको बोर्डम की वजह से भूख लग रही है। तो एज अ मदर फिर मैंने सोचा कि इसको चैनलाइज कैसे करते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताती हूँ कि हम बच्चों के साथ कैसे सेगमेंट में चैनलाइज कर सकते हैं इसको। बच्चों में कुछ बच्चे इस एज में इवन रिग्रेस भी कर जाते हैं। रिग्रेस का मतलब है आपने अपने बच्चे को ट्रेनिंग करवाई है, आपने अपने बच्चे को दूसरे बिस्तर पे सुलाना शुरू कर दिया है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चा वापस वो सिम्टम्स जो उसने बिहेवियर सीखा होता है, वो चीज़ वो वापस उस एज लेवल पे चला जाता है, क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे सिक्योर फील करता है। इसलिए फिर वो कहेगा कि नहीं, मम्मी ही मुझे खाना खिलाएं या दादी ही मुझे खाना खिलाएं। कभी कभी ये बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप मेरी पसंद का ही खाना बनाओ, मैं दूसरा खाना नहीं खाऊंगा। इन बच्चों में कभी कभी अगर 2 बच्चे हैं घर में, तो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे इस समय पे बेड वेटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको बहुत डर लगता है। कभी कभी बच्चों को पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लिंग करते हैं कि नहीं, आप नहीं बाहर जाओगे घर से, पता नहीं आप बाहर जाओगे तो आपके क्या हो जाएगा। या बच्चों को अगर हम उनमें एक नया सा फियर आने लग जाता है। अगर आपने बच्चे को कहा कि जाकर किचन से कोई चीज़ मेरे लिए सामान उठा ला, बच्चा नहीं जाएगा कि नहीं, मेरे को किचन में जाने से डर लगता है। या अगर आपने कहा कि बेडरूम से कुछ ले, या वहाँ लाइट बंद है, तो सडनली कहेगा नहीं, मैं तो लाइट में नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत डर लगता है। ये थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको छोटे बच्चों में भी नज़र आ सकते हैं। जी, और इनको अगर हमें मैनेज करना हो तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? ओके, अब हमने ये सिम्टम्स इन बच्चों में कैसे मैनेज करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये बच्चे अब बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें एज पेरेंट्स बहुत अच्छा लिसनर बनना है। हमने उनकी बातें ध्यान से सुननी है, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारा बच्चा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और फिर सिंपल इंस्ट्रक्शंस में, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस में नहीं, सिंपल इंस्ट्रक्शन में, वॉश योर हैंड, और डोंट पुट योर हैंड ऑन द फेस,
ऐसे सिंपल इंस्ट्रक्शन से बच्चे को एक्सप्लेन करना है कि ये डिज़ीज़ के बारे में क्या है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको रोना आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या भावनाएं आ रही हैं, तो हमें एज पेरेंट्स को इस समय ये नहीं सोचना है कि ये राइट बिहेवियर नहीं है, तुम बड़े हो गए हो, तुम तुम्हें इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि वो बच्चा इस समय फियर में है और जो भी वो इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है वो सही इमोशन है। तो हमें उस बच्चे को कहना है कि हाँ, हम एज अ पेरेंट आपके इमोशन को सबसे पहले समझते हैं। दूसरी चीज़, इन बच्चों को हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्कूल जाते रहे हैं, इनको टीचर्स ने बताया है हैंड वॉशिंग के बारे में, इनको टीचर्स ने इवन कई स्कूलों में 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग के बारे में भी बताया हो सकता है। तो हम बच्चों को पूछ सकते हैं कि बच्चे कौन कौन से 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग हैं, या बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि भाई आप फैमिली मेम्बर्स में आप देखोगे कि कौन इंसान खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करके आया। तो इससे बच्चे को भी लगता है कि मुझ पे एक जिम्मेदारी का काम, मतलब एक ड्यूटी दे दी गई है, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी दी गई है मुझे। साथ ही साथ आप बच्चों के साथ इस समय, क्योंकि अब इंडिया में समर हॉलीडेज़ भी शुरू हो गए हैं, कई बच्चे पढ़ाई में वीक हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो क्योंकि आप पेरेंट्स के पास भी टाइम है, क्योंकि वो लोग भी घर पे हैं, तो हम वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिसमें हम 1 घंटा आधा घंटा बच्चों को वो सब्जेक्ट्स के बारे में सिखा सकते हैं। हम बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे, रिमेंबर, दे आर वेरी क्रिएटिव। बच्चों के साथ आप बच्चों को कोई भी गेम बनाने के लिए कह सकते हैं, बच्चे बहुत अच्छी गेम्स बना लेते हैं, या बच्चों को ड्राइंग करने के लिए कह सकते हैं। सो जब बच्चा और आप मिलकर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये भी पता चल सकता है, लुकिंग एट द चाइल्ड्स ड्राइंग, कि बच्चे ने कौन सा कलर लिया है, बच्चे ने क्या बनाया है। अगर आप उससे पूछो कि ये तूने क्या बनाया है, तो बच्चा आपको आपके फियर्स के बारे में, उसके फियर्स के बारे में भी आपको बता सकता है, जिससे आपको बच्चा इमोशनली क्या फील कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको आराम से मिल सकती है। और आप बच्चे को भी कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में, जैसे आप घर में जिसे कहते हैं माइक्रोवेव कुकिंग, और नो किचन में नो स्टोव कुकिंग, उन छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और उसने जो भी चीज़ बनाई है, मे बी ए चाइल्ड हैज़ लर्न हाउ टू मेक ब्रेड बटर, और कोल्ड कॉफ़ी, सो आप वो चीज़ें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली में पोस्ट कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प इन बूस्टिंग दी चाइल्ड। जी मैम, मैंने भी एक जगह ऐसा पढ़ा था कि जो ये 10 इयर्स तक या 6 to 10 इयर्स तक के जो बच्चे, इनको आपने जैसा बताया कि हम उनको एक ड्यूटी दे दें, और साथ में ड्यूटी के साथ हम इनको कोई रिवॉर्ड दे दें, हाँ, जैसे एक चॉकलेट दे दें, क्या इससे हो सकती है पॉजिटिविटी इंक्रीज? ये भी एक अच्छा चीज़ है रीइंफोर्समेंट का, कि जहाँ पे अगर बच्चे ने ड्यूटी ठीक तरह से की है, या उसने अपनी मम्मी को कहा है कि आपने हाथ नहीं धोए थे, तो मम्मी उसको गोल्डन स्टार दे सकती है। एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वीक देख सकते हैं कि इस गोल्डन स्टार्स आपको कितने, या पूरी फैमिली एक एक्टिविटी कर सकती है कि जिससे हम लोगों ने दिन में कितने गोल्डन स्टार्स या कितने रेड स्टार्स, कितने ब्लैक स्टार्स क्रिएट लिए हैं। एंड देन वी कैन थिंक कि अच्छा, एक गोल्डन स्टार पे आज आपके फेवरेट खाना बनेगा, अगर आप गुड हैं तो आज आप ये काम नहीं करेंगे, या आज आपको दूसरा कोई काम दे दिया जाएगा, विच वी कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड बिल्कुल, मतलब हम बच्चों के साथ काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट। अब 11 to 20 इयर्स तक का जो एज ग्रुप होता है, जिसको हम एडोलेसेंट कहते हैं, कि उनकी नॉर्मल, जब हम उनके दिनचर्या की बात करते हैं, तो उनका ज़्यादा फ्रेंडशिप जोन काफ़ी एक्टिव होता है। फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना, बाहर जाके, उनके लिए शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अभी लॉकडाउन। ऐसे में क्या सिम्टम्स एडोलेसेंट्स के अंदर आ सकते हैं? एडोलेसेंट्स के अंदर भी जनरली क्या होता है, वो लोग
बच्चे जनरली बहुत एक्सेसिव थिंकिंग करने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर एज वेल, कि क्या होगा हमारे फ्यूचर के बारे में। अब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, सो उनको शायद अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने का समझ में नहीं आ रहा है। सो दे विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक कि मैं अपनी मम्मी से जाकर कैसे बात करूं या पापा के साथ कैसे बैठ के बात करूं। वो बच्चे भी जनरली कभी कभी कि जिसको कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग्स उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या वो बच्चे ओबीडियंट नहीं रहते हैं ना, वो रिबेलियस हो जाते हैं कि अगर आपने कहा है कि हैंड वॉश करना है, वो हैंड वॉश नहीं करेंगे, नहीं मुझे नहीं करना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन बच्चों में सकारात्मक सोच कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ने, नेगेटिव सोच बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि हम अब इसके साथ डील कैसे कर रहे हैं। उनके भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि एक तो उनका स्लीप पैटर्न, क्योंकि वो बच्चे अब ये बड़े हैं, तो वो बच्चों में ये है कि वो बच्चे अपने आराम से सोते हैं, अपने आप से उठते हैं। सो पेरेंट्स को अब देखना पड़ेगा कि आगे उन बच्चों के साथ क्या करना है। जी मैम, ऐसे सिम्टम्स अगर पेरेंट्स को पता लगते हैं, जैसे कि जैसा आपने बताया कि बच्चे फ्रेंड्स पे ज़्यादा, इस एज ग्रुप के बच्चे अपने दोस्तों पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं शायद एज़ कम्पेयर टू उनके मम्मी पापा से वो बातें भी नहीं शेयर कर पाते। ऐसे में पेरेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये देखना कि कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? इससे इन बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को जितना रेगुलर आप अपनी एक्टिविटीज़ को फ्रेम कर सकेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है रखने के लिए, ताकि उनका दिनचर्या वैसे का वैसा ही रहे जैसे वो कॉलेज के समय पे या स्कूल के समय पे रखते थे। और जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने विजुअल लर्निंग शुरू कर दी है, सो पेरेंट्स को भी साथ में ये ध्यान देना है कि इट इज़ ओके, बच्चा क्लासरूम में नहीं पढ़ सकता, बट राइट नाउ दिस इज़ क्लासरूम टाइम, सो द चाइल्ड नीड्स टू स्टडी। जो होमवर्क टीचर्स दें या जो क्लास वर्क टीचर्स समझाएं, वो बच्चे उसको रेगुलरली कर रहे हैं, ये पेरेंट्स की ड्यूटी बन जाती है इस समय नोटिस करना। साथ में ये नोटिस करना कि कहीं वो बच्चा ये तो नहीं कह रहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक विड्रॉवल का सिम्टम भी हो सकता है कि वो बच्चा अकेले अपने कमरे में है, आपको नहीं पता कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व दीज किड्स इन प्लानिंग दी एक्टिविटी। देखिए, आप छोटे बच्चों को बता सकते हैं कि ये करना है वो करना है, पर बड़े बच्चों के साथ आप उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप बड़े बच्चों को ये कह सकते हैं कि ठीक है, घर में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे क्लीनिंग द डिशेस, क्लीनिंग द क्लोथ्स, झाड़ू पोछा मारना, कि आप इसमें से कौन सा काम करना चाहेंगे, या वेजिटेबल्स अगर मार्केट से आई हैं तो उसको सॉर्ट आउट कर डालना, या सो बच्चे भी इस चीज़ में इंगेज्ड हैं और उनको ये चीज़ अच्छी लगे कि येस, इवन आई एम इंगेज्ड इन इट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि इस एज ग्रुप को हम इंगेज करके रखें। एंड पेरेंट्स इस समय, क्योंकि अब बच्चे पेरेंट्स के साथ हैं, तो पेरेंट्स भी अपना चाइल्डहुड, अपना टीनेज बच्चों के साथ खुलकर डिस्कस करें। बच्चे जो टीवी के सीरियल्स देखते हैं या बच्चे जो स्पोर्ट्स देखते हैं, उनमें पेरेंट्स भी दिलचस्पी लगाएं कि हाँ भाई, मेरा बच्चे को क्या चीज़ देखने का शौक़ है। आपके बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं, आप भी उनके साथ इस समय दोस्ती कर सकते हैं, बिकॉज़ अब वो आ जा नहीं रहे हैं, तो आपको भी एक मौका मिलता है ये जानने का कि आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी सोच कैसी है। आप उनको किसी एक्टिविटीज़ में हेल्प कर सकते हैं जिससे वो बच्चे अपनी स्टडीज़ के बारे में, हो सकता है कि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, आप डॉक्टर हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं इस समय कि बेटा ये सब्जेक्ट को ऐसे पढ़िए। कोई किसी के फादर इंजीनियर हैं, तो किसी का फ्रेंड आपका मैथ्स में वीक है, तो मे बी फादर एक जॉइंट सेशन ले सकते हैं जिसमें बच्चों के मैथ्स के प्रॉब्लम्स डील किए जा सकते हैं। जी मैम, मतलब हम एडोलेसेंट्स के साथ जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतना हम उनका जो प्रॉब्लम भी असेस कर सकते हैं।
अब 20 to 60 एज का जो ग्रुप है, जिसमें मैं भी आती हूँ, आप भी आते हो, ऐसे एज ग्रुप के होते हैं, ये काफ़ी प्रोडक्टिव एज ग्रुप भी होती है। दिन भर व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाना या स्कूल में पढ़ाने जाना। ऐसे में सब काम एकदम रुक गया है। लॉकडाउन में आप बिल्कुल घर में बैठे हुए हो, हाँ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी ले रहे हो, सब कर रहे हो, बट ऐसे में हम क्या सिम्टम्स असेस कर सकते हैं? बड़ों में भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। बड़ों में एक्चुअली एंगर कभी कभी बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फिज़िकल एब्यूज़ और वर्बल एब्यूज़ बढ़ने के बड़ों में बहुत ज़्यादा चांसेस पाए जाते हैं। बड़े लोगों में ये भी होता है कि जब हम डिज़ीज़ को पढ़ते हैं तो हमें लगने लग जाता है कभी कभी कि ये डिज़ीज़ कहीं हमें तो नहीं हो रही है। सो बिकॉज और ये एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप है जो 20 साल का एज ग्रुप है, उसमें उनको फ्यूचर के बारे में टेंशन है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, मैंने इतनी मेहनत की थी, अब एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, या मेरे को जॉब मिली थी, अब वो कंपनी मुझे जॉब से निकाल तो नहीं देगी। मिडिल एज ग्रुप को ये टेंशन होती है कि अभी बच्चे सेटल नहीं हैं और पेरेंट्स एज्ड हैं, तो ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं कि कैसे मैनेज होगा, कैसे EMIs दी जाएंगी, या कैसे सेविंग्स हम अपने कंट्रोल में रख सकेंगे। सो जिसकी वजह से उनमें मूड स्विंग्स देखे जा सकते हैं। किसी छोटी छोटी बातों पे जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वैसे इवन अडल्ट्स भी गुस्से वाले हो जाते हैं, हर छोटी बात पे ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं, या विड्रॉवल में चले जाते हैं कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है कि कोई सैड तो नहीं है हमारे घर में, कोई क्राइम नहीं है, उनमें कोई सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, या कोई सुसाइड कमिट करने के बारे में तो नहीं सोच रहा है। जब भी आपको ऐसे कोई चीज़ें नज़र आएँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तब हम अपने डॉक्टर्स को प्लीज़ कंसल्ट करें, ताकि दे कैन प्रोवाइड यू विद मेडिकेशन एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट फास्टर। मैम, इसको हम ये जितने भी सिम्टम्स आपने बताए, इनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम बीइंग अ पेरेंट भी बात करें तो हमें बच्चों का भी ध्यान रखना है और खुद का भी ध्यान रखना है, तो इन सबको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे रोल मॉडल बने। हम पहले अपना जितना हो सके रेगुलरिटी मेंटेन करें। अगर हम ऑफिस 9 बजे पहुंचते थे, तो हम अभी भी 8 बजे उठकर तैयार होकर अपना जो भी कोई काम है उस काम को आराम से करें। ठीक है, जब हम रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, जब हम तैयार होकर बैठेंगे, तो एक फीलिंग आती है कि नहीं, व्हेन यू गेट रेडी, ऑटोमेटिकली आप अपने ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मल। अगर हम लेज़ी की तरह रहें, उसी ड्रेस में रहें, सो द ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग द फीलिंग दैट इट इज़ नॉट, it's lazy, it's a holiday type of a thing. So it is first important thing is that we start realizing that we have to maintain our schedules. Secondly, talk to your family. आप अपनी फैमिली से बात करो कि हाँ भाई, अभी लॉकडाउन है, मेरी जॉब में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या मुझे ये कहा गया है करने को, तो हम लोग कैसे एज अ फैमिली इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं financially, emotionally. I'm going through a low phase. Remember, it is very important as caregivers, because we are that age group where we are giving care to a lot of people, to our parents, our children, that we are also going through an emotional stress. So we also need to accept it कि yes, मुझे भी एक इमोशनल ट्रॉमा है इस समय, और शायद मुझे भी मेरी फैमिली की उतनी ही ज़रूरत है जैसे कि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। वी शुड नॉट गेट इनटू एक्सेसिव ऑफ ड्रिंकिंग या स्मोकिंग, बिकॉज ये भी बिहेवियर हम लोगों ने नोटिस किया है बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें भी इस समय अपने जॉब के स्किल्स हम अपडेट कर सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ जो हमने नहीं की थी पहले वो कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपनी एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मेरी गुजराती बहुत फ्लुएंट नहीं है, तो मैं इस समय गुजराती की क्लासेस ऑनलाइन ले रही हूँ, ताकि मैं अपने पेशेंट्स के साथ मैं भी एक अच्छी गुजराती में
बोल सकें। सो दिस वे यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ। हाँ मैम, जो 60 इयर्स से ज़्यादा का एज ग्रुप होता है, जिनके वो बुजुर्ग एज ग्रुप है, जिनके बच्चे शायद अभी उनके घर पे नहीं रहते, कहीं और बाहर जॉब कर रहे हो, लॉकडाउन में तो अब वो वापस आ भी नहीं सकते, ऐसे में उनके अंदर वो खुद के सिम्टम्स कैसे असेस करें या हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? सी, ओल्ड एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कपल इकट्ठे रह रहे हैं तो वो एक दूसरे को के अंदर सिम्टम्स देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड पहले ऐसे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन उनके बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आया। अगर मेरी वाइफ को बहुत चाय पीने का शौक़ है, सडनली वो कह रही है कि नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, या अगर आपके हस्बैंड पहले बहुत मजाकिया थे और आप हर चीज़ पे बहुत गंभीर रहते हैं, रोने लग जाते हैं हर छोटी छोटी बातों पे, तो हमें ये सब, या उनको फियर ऑफ डेथ होने लग गया है। रिमेंबर, क्योंकि ओल्ड एज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको पता है कि अब उनकी ज़िंदगी के आखिरी वक्त आ गया है, और वो जो भी न्यूज़ सुनते हैं क्वारंटाइन के बारे में या उनको जो भी न्यूज़ बताई जाती है उनके फ्रेंड्स के बारे में, वो जनरली एक डेथ रिलेटेड न्यूज़ ही सुनते हैं कि अच्छा मेरा ये फ्रेंड था आज नहीं रहा। और अब जब वो न्यूज़ सुनते हैं, क्योंकि ओल्ड लोगों को न्यूज़ सुनने का बहुत शौक़ होता है, तो जब वो सुनते हैं और फिर देखते हैं कि अच्छा इतने बुज़ुर्ग लोग मर गए, तो उनमें वो एंग्जाइटी आ जाती है। सो इसलिए वो भी रोने लग जाते हैं, वो भी रिजिड हो जाते हैं अपने बिहेवियर में, वो भी अपना बिहेवियर, मुझे 9 बजे खाना चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द इमोशनल ट्रॉमा विच ऑल ऑफ अस आर ऑल्सो गोइंग। मैम, जितने भी अभी आपने सारे डिफरेंट एज ग्रुप के जो सिम्टम्स या लक्षण बताए हैं, घर में रह के हम ज़रूर उनको मैनेज कर सकते हैं। आज के सेशन के बाद हम ये सारी चीज़ें समझ गए, बट कुछ सिम्टम्स जिनको हम शायद नहीं कंट्रोल कर पा रहे या वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई सिम्टम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं तो हमें किसी भी मनोचिकित्सक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और मेडिकेशंस लेनी चाहिए। और जैसे कि मैं ओल्ड पीपल के बारे में बता रही थी, मैं हर फैमिली मेम्बर से ये कहूँगी कि उनको इन्वॉल्व करो उनकी एक्टिविटीज़ में। जैसे यू कैन टेल देम कि आप मुझे ये सब्ज़ी काट कर दे सकते हैं। अगर आपके फादर इन लॉ या आपके फादर बहुत अच्छे थे मैथ्स में, इंग्लिश में, तो वो आपके छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं इस समय। उनकी कोई स्किल थी कुकिंग में, आपकी कोई फैमिली में कोई रेसिपी है जो आपकी मदर इन लॉ को बनानी आती है, यू कैन लर्न दोज रेसिपीज़ फ्रॉम देम, सो दैट वे यू आर ऑल्सो गोइंग टू एंगेज दोज पीपल विद यू। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो टू फाइट इट आउट। और जैसे कि जो बच्चे बाहर गए हुए हैं, चाहे वो स्कूल के लिए बाहर गए हों, स्कूलिंग के लिए, कॉलेज के लिए या जॉब के लिए, तो आपको ये बात पता है कि अब आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स शायद अकेले रह रहे हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे कुछ एडवाइस ले सकते हैं किसी एरियाज़ में, विच विल मेक देम ऑल्सो फील दैट दे आर वांटेड। एंड किसी एरिया में अगर उनकी दवाइयाँ ख़त्म हैं तो आप शायद उनको दवाइयाँ लाकर उनके गेट पे रख कर जा सकते हैं। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स। आई थिंक अगर सोसाइटी इकट्ठे मिलकर करे तो हम इस कोविड-19 की बीमारी से लड़ पाएंगे। जी मैम, लास्ट में सेशन एंड में आपका लास्ट मैसेज क्या होगा कि फाइनली हम पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं व्यूअर्स के लिए? हम पॉजिटिविटी, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय सेंडिंग अ पॉजिटिव थॉट। कोई भी, मैंने एक बार बीच में फेसबुक पे ही देखा था कि लोग एक दूसरे को चैलेंजेस भेज रहे हैं। आई एम अ गर्ल, दैट इज़ व्हाई आई विल टेल यू कि साड़ी पहन के फोटोग्राफ खिंचवाओ अपनी। सो इट इज़ अ गुड चैलेंज। क्यों ना, जब आपको ऐसा चैलेंज मिलता है, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो आप अपनी कबर्ड खोलते हो, देखते हो कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, फिर आप फोटोग्राफ क्लिक करते हो, तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ इन्वॉल्व होती है। सो जितना आप पॉजिटिव रहेंगे और आप जब आप किसी को पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे, तो एटलीस्ट जब वो इंसान आपका पॉजिटिव मैसेज सुनेगा तो उसके ब्रेन्स में भी तो कुछ हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे आपकी वजह से। So I think you should spread positivity by sending positive messages to everybody. Yes मैम, बिल्कुल।
साथ में अगर आप अपने लव्ड वंस या खुद से रिलेटेड अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप अपोलो का प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पे अपोलो 24/7 ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा, साथ में आप जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे ऑनलाइन काउंसलिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आप बाहर तो इस वक्त जा नहीं सकते। साथ में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और आप उसको भी लिख भी सकते हैं, 7698815050। इसको मैं एक बार और रिपीट करूँगी, 7698815050। साथ में अगर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड या किसी भी बीमारी पे इसका क्या असर पड़ रहा है इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप ले सकते हैं। आपने आज का सेशन काफ़ी चीज़ें हमने डिफरेंट एज ग्रुप के बारे में सुनी, शायद हम इसको हमारी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ भी करेंगे, मैनेज करेंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू मिस पूजा मैम। थैंक यू, आपका सेशन। थैंक यू, नमस्ते।